प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं ये कोई ख़बरें नई नहीं हैं, ये मामलात नए नहीं हैं। इस पर जो PTI आज वजाहतें भी देती है ये भी कोई नई नहीं है। मगर अयूब उमर के सेक्रेटरी जनरल के अहदे से इस्तीफ़ा देना ये नया ज़रूर है जो ये तस्दीक करता है कि PTI में इख्तलाफात हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सिर्फ पार्टी लीडरशिप में ही इख्तलाफात नहीं है बल्कि बात बढ़ते बढ़ते कारकुनों के गुस्से तक पहुंच गई है। 1 साल होने को आ गया है लेकिन इमरान खान रिहा हुए ना। 9 मई में पकड़े जाने वाले कारकुनान जो हैं वो जेलों से बाहर आए, लेकिन जेलों से बाहर PTI लीडरशिप अभी तक मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम को भी साबित नहीं कर सकी। कोई जलसा कर पा रहे हैं, कोई ना कोई एहतजाजी रैली नज़र आ रही है। यही वो नुक्ता है जिसने पार्टी कारकुनान और क़यादत के दरमियान फासले बढ़ा दिए हैं। अयूब उमर के साथ भी कल जो कारकुनान थे उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए कि जो पार्टी क़यादत है वो कुछ कर नहीं रही है इमरान खान को जेल से बाहर लाने के लिए। वो PTI कारकुन जो कल तक हुकूमत और सिस्टम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थे, आज वही अपनी लीडरशिप को घेर कर एहतजाज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उन्होंने आज तक इमरान खान और कारकुनान की रिहाई के लिए आखिर किया क्या है। गुज़श्ता रोज़ जब अदालत ने इद्दत निकाह केस में बानी PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की तो पार्टी कारकुनान ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को घेर लिया, नारेबाजी की, एहतजाज उन्होंने किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारकुनान ने उमर अयूब से ये मुतालबा किया कि भाई बातों से कुछ नहीं होगा, तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज और धरने की कॉल दे। फिर एहतजाज और धरने की कॉल तो नहीं आई लेकिन हमने देखा कि रात गई उमर अयूब का इस्तीफ़ा ज़रूर आ गया। इससे पहले भी खबरें आई कि PTI के अंदर एक फॉरवर्ड जो ग्रुप है वो बन चुका है। शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान समेत 22 लोग शामिल हैं इसमें और वो एहतजाजन असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए भी तैयार हैं। ये ग्रुप भी कारकुनों का हम ख्याल है कि मौजूदा पार्टी लीडरशिप इमरान खान को रिलीफ दिलाने में अब तक नाकाम रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं बल्कि उनसे लिया गया है। शिबली फराज ने मौक़िफ़ दिया है कि सिर्फ उमर अयूब ही नहीं, पार्टी के अंदर और भी इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। इस्तीफ़े का ताल्लुक़ इख्तलाफात से नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजी से है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को कभी स्पिनर की ज़रूरत है तो कभी बॉलिंग के लिए फ़ास्ट बॉलर को मैदान में उतारना पड़ता है। PTI को फास्ट बॉलर की तलाश है। दूसरी तरफ PTI में तब्दीलियाँ लाने की बात करने वाले शिबली फराज को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत की तरफ से वो कहते हैं कि पार्टी कब्ज़ा माफिया के चुंगल से आज़ाद हो जाएगी। शिबली फराज को भी पार्टी से निकल जाना चाहिए। एक तासुर ये भी है कि PTI की मौजूदा क़यादत KPK और पंजाब की लीडरशिप को आपस में लड़वा रही है। अब कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी है उन्होंने करारदाद मंजूर की है कि उमर अयूब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना किया जाए और वही पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है उस पर वही उनको ही रहना चाहिए। और पार्टी के अंदर इख्तलाफात के हवाले से इमरान खान साहब की क्या सोच है मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इन मामलात में मैं बात करती हूँ, आपसे आपका प्रोटोकॉल क्यों वापस ले लिया गया है बतौर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली? आपका तो राइट है, क्यों? देखिए जी, बात ये है कि इन लोगों को शायद ये वो कि हम कोई प्रोटोकॉल की वजह से सियासत में हैं। हाँ। पहली बात, अब डेफिनेटली हमने एहतजाज करना है, हम आवाम के लिए, और आपको भी पता है कि चीफ मिनिस्टर ने जो 100 दिन गुजारे वो आज आईं। अब वो उसका ये ख्याल था चीफ मिनिस्टर साहबा का कि वो आएंगी और हम कॉर्नश बजा लाएंगे और उनके आगे आराम से बैठ जाएंगे और वो अपने मारूदात सुना के हमें चली जाएंगी। 100 दिन की कारकर्दगी तो सुन तो लेते हैं, वो तो हमें खुद जो पता है हम उनसे क्या सुनते। अच्छा। तो हमने भरपूर एहतजाज किया और असम्बली की तारीख में इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ और उनको नागवार गुजरा और उन्होंने समझा कि शायद इनसे प्रोटोकॉल लेके मैं कोई बड़ा काम करूंगी। तो इमरान खान के सिपाही तो प्रोटोकॉल की तरफ देखते ही नहीं। हमने तो असेंबलियां छोड़ी हुई हैं, तो ये गाड़ियां, ये प्रोटोकॉल, ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने हमारे से पहले हमारा अमला वापस किया। जब अमला वापस किया तो हमने गाड़ी भी वापस कर दी। बाकी वो ये समझते हैं कि इन चीज़ों से हम झुक जाएंगे। रूल्स और इसका एक ये प्रोटोकॉल्स में है, डेफिनेटली रूल्स और प्रोसीजर में ये है। किसको, आपको किस फोरम पे आप नहीं, मैं किसी फोरम पे भी बात नहीं करूंगा। आपको जरूरत ही नहीं है? मुझे जरूरत नहीं है ना जी। अच्छा। मैंने पहले ये जो गाड़ी पहले भी ली थी वो मैंने तो अपनी नेशनल जो मेरी क़यादत थी मैंने पूछ के ली थी
अच्छा। उमर अयूब साहब से मैंने पूछा था कि मैं लूं कि ना लूं, लूं या ना लूं, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं को प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल उन लोगों को ज़रूरत होती है जो प्रोटोकॉल कॉन्शियस होते हैं। बुनियादी तौर पे हम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए ही हमें वोट दिए गए हैं। सही। और इंशाअल्लाह ताला ये समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल अगर हमारा लेके और हमें झुका लेंगे तो हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आगे ये 10वां हिस्सा भी नहीं है। सही। ये किस बाग की मूली अच्छा, है, आपको कोई बॉदर नहीं है कि आप लोग नॉट एट ऑल, मुझे कोई बॉदर नहीं है। अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें, क्या मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ है, अपनी गाड़ी, अपना प्रोटोकॉल, अपनी गाड़ी, मैंने प्रोटोकॉल लिया ही नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो उमर अयूब को लेकर पार्टी में एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनका इन्हीं को रहना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं, मेरी और बड़ी जिम्मेदारी है बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो लेकिन कल जो हमने एक माहौल देखा जब कारकुनान उनके सामने बड़ी नारेबाजी कर रहे थे, मुतालबात कर रहे थे और एहतजाज कर रहे थे, भाई आप लोगों ने 1 साल में किया क्या है इमरान खान की रिहाई के लिए। और अब तो हम देख रहे हैं कि जो पुराने पीटीआई के लोग हैं जो अब अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मौजूदा लीडरशिप को सूट करता है कि खान साहब अंदर हैं और आप लोगों की मौजें लगी रहें। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये जो उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा है ना जी, ये कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई अनहोनी बात। अगर आप उस पर डेट देखें तो वो 22 है डेट, जब उन्होंने खान साहब को इस्तीफ़ा 22 जून। दूसरी बात यह है कि उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर है और उसके साथ साथ आपको मैं एक और बात भी बताऊं कि उनके ऊपर बेतहाशा केसेस हैं। और जिस दिन का आप ये वाक़या बता रही हैं कि रात को उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है, तो उस दिन भी हम सरगोदा इकट्ठे थे। अच्छा। तो ये जेन्युइन बात यह है कि वो बर्डन इतना ज़्यादा पड़ गया है कि एक अपोजिशन लीडर पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का और साथ वो सेक्रेटरी जनरल, वो इनके एक इतनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, तो मेरा ख्याल है कि वाकई उन पे बर्डन ज़्यादा है। पार्टी के अंदर से भी तो उन पर एक प्रेशर है ना कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ स्ट्रेटजी नहीं है आप लोगों की कि आप लोगों ने करना क्या है। देखिए, मैं इस बात पे इसलिए नहीं आपसे इत्तफाक करूँगा कि उन पे पार्टी के अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्रेशर है, क्योंकि हमारी ज़ूम मीटिंग्स होती हैं, तो हमने कल देख लिया। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेफिनेटली इमरान खान के लिए लोगों ने हमें वोट दिया। हाँ। और उनकी रिहाई के लिए वोट दिया, और एक हद तक हम जिस हद तक कोशिश कर रहे हैं उस हद तक कामयाबी हमें नहीं हो रही, ये हमें मानना चाहिए। देखिए, हम निकल भी रहे हैं। अब आप देखें, पूरे 1 साल बाद लाहौर माल रोड पे 1 साल बाद झंडे निकले हैं दिन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम लेके निकले। आपने भी देखा है 2 दिन पहले। हाँ, वो भी। और आप लोगों के एमपीएस इसलिए भी तो नाराज थे ना कि कमेटीज में उनको शामिल नहीं किया जा रहा। जो पार्टी की कमेटीज में आप एमएनएस को शामिल करते हैं, आप इधर से लोगों को शामिल नहीं करते हैं, तो वो कैसे इंटरेस्ट लें पार्टी की? नहीं, वो चीज़ कोई एकसानवी सी चीज़ है, कोई एक एमपीए दे ऐसे को बात की। लेकिन असल जो बात है ना, मैं बताता हूँ, बात यह है जी कि इस वक्त जो पोजीशन है वर्कर की, वर्कर चार्ज है, नो डाउट। अब खान साहब अंदर हैं, वर्कर ये बिल्कुल समझता है कि हम जो है उस लेवल पे कोशिश नहीं कर रहे। वर्कर क्या चाहता है? क्या वर्कर चाहता है कि सुबह खान साहब समंदर लेके आप अडियाला के बाहर चले जाएं, वहां धरना देके बैठ जाएं, ऐसे तो नहीं होता। देखिए, इंशाअल्लाह ताला अडियाला जेल के बाहर और जहाँ जिस तरह हम अपनी तहरीक को शुरू कर रहे हैं और चला रहे हैं, खान साहब बड़ी जल्दी बाहर होंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी रहेगी हमारी पार्टी में कोई ऐसे बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, यहाँ आइन और कानून के मुताबिक नहीं, हम आइन और कानून के तहत ही बात कर रहे हैं कि उनके केसेस के फैसले अगर जल्दी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे। डिलेइंग टैक्टिस है, आप देखें, जो डिलेइंग जस्टिस होता है वो डिनाइंग जस्टिस होता है। तो डिलेइंग टैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं। इज्जत केस वाला आप खुद देख लें, डिलेइंग टैक्टिस है। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया, सियासी बयानियों की जंग लड़ ली, ज़ाती मफादात में आवाम को नज़रअंदाज भी कर लिया। सब रास्ते एक ही बंद गली में पहुंचकर ख़त्म हो रहे हैं और वो है डायलॉग, बल्कि ग्रैंड डायलॉग। पीटीआई कह रही है हमारा मैंडेट वापस करो तो बात होगी। मुस्लिम लीग नून उसे अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के तौर पर देखती है। अब सवाल ये है कि मुल्क की अहम ज़रूरत ग्रैंड डायलॉग का मतलब मौजूदा सारे निज़ाम को लपेटना है क्या?
क्या ग्रैंड डायलॉग का मतलब सियासी तकसीम के खात्मे की बजाय किसी की हार है, किसी की जीत है? क्या ग्रैंड डायलॉग का मतलब मुल्की मफाद नहीं और अनाव की तस्कीन है? क्या इस वक्त ग्रैंड डायलॉग का मतलब सियासी गलतियों का इजाला करना है या मज़ीद नफ़रतें पैदा करना है? क्या ग्रैंड डायलॉग का मतलब मुआशी इस्तेहकाम है या अपने अपने सियासी बयाने की जंग है? पाकिस्तान में इस वक्त ग्रैंड डायलॉग का मतलब सिर्फ मुज़ाकरात है या वो तारीख़ी ब्रेक थ्रू है जिसकी अशद ज़रूरत है? इस वक्त पाकिस्तान में ग्रैंड डायलॉग का मतलब मुल्क की बका है, जमहूरियत है, सालमियत है। इस वक्त वतन अजीज़ में ग्रैंड डायलॉग का मतलब अवाम दोस्ती है, ग्रैंड डायलॉग का मतलब तरक्की है और खुशहाली की तरफ वो कदम है जिसका इंतज़ार नुकसान की वजह बन रहा है। ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा? और दूसरी तरफ जब हुकूमत की तरफ से लोग ये कहेंगे कि हुकूमत की कोशिश होगी कि जितना देर तक हो सके इमरान खान को अंदर रखें तो इमरान खान को अंदर रखा जाएगा। ये हुकूमत का क्या खौफ है? इस मुल्क में फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक होने हैं और अगर आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान को रिलीफ मिल रहे हैं, उन्हें ज़मानतें मिल रही हैं, उन पर केसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? आइन और कानून से अलग होकर, बालातर होकर क्या करेगी? झूठे मुकदमे बनाएंगे? क्योंकि ये इनकी सोच वाज़े हो रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को जेल के अंदर रखना ही रखना है। ये क्या सोच है? क्या ये सोच मुल्की सिस्टम को दुरुस्त समत में कभी जाने देगी? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, जब राना सनाउल्लाह साहब जैसे सीनियर पॉलिटिशियन के मुंह से हम जब ये सुने कि हुकूमत की कोशिश होगी कि इमरान खान को जितनी देर हो सके जेल में रखा जाए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि इमरान खान का खौफ इनके सरों पर सवार हो चुका है? इमरान खान को ये जेल में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? इस मुल्क में कानून है, आइन है, अदालतें हैं, कि किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। शाजिया, ये सीन मुझे याद आता है जब जनरल ज़िया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब एक मैच पड़ा था, तो वो था कि आइदर इट इज़ मी और आइदर इट इज़ हिम। उनको पता है कि अगर इन्होंने इमरान को निकाला ये अंदर हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा गेम सारा, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि रंजिशें बहुत हो गई हैं, एक दूसरे के साथ इख्तलाफी आप कह लो कि जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये कब तक आप करेंगे? ग्रैंड डायलॉग इज द नीड ऑफ द आवर, हमें बिल्कुल चाहिए, लेकिन जब ग्रैंड डायलॉग करते हैं शाजिया, उसमें कंडीशंस नहीं होती हैं। हाँ। उसमें कोई प्री कंडीशंस नहीं होती हैं कि जी अब ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हम अगर होंगे आप हमें, फॉर एग्जांपल पीटीआई कहती है हमारे बंदे निकाल दो, छोड़ दो। हमें सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें सबको पता है कि क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है या वेंडेटास हैं या रिवेंज है या व्हाटएवर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने एक प्रोसेस को फॉलो करना है। या तो आप कहते हैं कि फिर ये बनाना रिपब्लिक है, वो भी है, वो एक प्रोसेस के साथ जाएंगे। PMLN भी गई है, ये आप कह लो कि PTI भी गई है, उसके अंदर कई लोग इनके निकले हैं, बेल्स हुई हैं थ्रू अ प्रोसेस। तो लेकिन इसके ऊपर अगर आप प्री कंडीशंस लगाओगे तो आपका डायलॉग कभी भी नहीं होगा, और वक्त है डायलॉग का। और डायलॉग के PTI जो है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो अकड़ गई है कि नहीं जी इमरान खान को रिहा करो। भाई इमरान खान केस लड़ रहे हैं, वो भी गिल्टी नहीं हुए कई केसेस के अंदर, लेकिन जो मेन केस है वो तो भी आ रहे हैं। अभी आपने जो बात की है, मेन केस तो अल-कादिर ट्रस्ट आएगा, अल-कादिर फिर 9 मई का केस है। ये इधर और इधर केसेस ये कुछ भी नहीं है, ये सारे खुदा की कसम ये नॉनसेंस। आपको क्या लगता है कि PTI के लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो फिर बात होगी, ये बात जो है वो इमरान खान की मर्जी के बगैर हो नहीं सकती है? अगर हम ये कहें कि इनको खुद बात कर लेनी चाहिए, इमरान खान की रिहाई का इंतजार कर लेना चाहिए, इमरान खान के सिग्नल के बगैर आपको लगता है ये बात कर सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो तकड़ी पार्टीज हैं, बस चौथी को भी आप कर लो। जरदारी के अलावा पीपल्स पार्टी कुछ नहीं है, या उन्होंने भुट्टो का एक नारा लगा दिया है। नवाज शरीफ के अलावा PMLN कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ फ्रैंकली इज अ नोबडी इन कंपैरिजन टू नवाज शरीफ। नवाज शरीफ रियल लीडर, सो उन्होंने आगे किया हुआ है। PTI जो मर्जी आप कर लो, इमरान खान इज द गाय। सो द क्वेश्चन इज कि जो चीज इमरान कहेगा वही होगा। इमरान का बयानिया जा रहा है, वो जेल के अंदर है, बयानी तो उसका चल रहा है। अब उस बयानिए से वो हटता नहीं है, अगर हटेगा तो वो खुद गिर जाएगा। सो बेसिकली ये अब दूसरी पार्टी को भी देखना चाहिए कि ये कैसे एडजस्ट करेंगे अपने आप को भी और इमरान के बयानिए को भी।
लेकिन इमरान को अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली इमरान बाहर आ जाते हैं, बेल्स के ऊपर आ जाते हैं, तो अगर एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स हो गई और उसके अंदर तसादुम पड़ गया तो पाकिस्तान बिल्कुल रिकवर नहीं करेगा। हमें ये संजीदगी दिखानी है पीटीआई की तरफ से कि चलें, अगर आपको रिलीफ मिल भी जाता है लीगली तो लीगल रिलीफ के साथ आपने एक टेबल पे बैठना है। हम किस पीटीआई की बात कर रहे हैं जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें अपने पीटीआई के लोग नाराज़ हो रहे हैं, पीटीआई के कारकुनान जो मौजूदा लीडरशिप है उससे नाराज़ हो रहे हैं, उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा आप देख लें, फिर जो पीटीआई के पहले लोग हैं फवाद चौधरी हैं, अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं, ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो लोग हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं इनका कोई सियासी कद ही नहीं है, ये तो घबरा रहे हैं कि बड़े कद के लोग ना आ जाएं। वो भी जंप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें इतना दमखम नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बना सके, स्ट्रैटेजीज़ बना सके। इतनी खिचड़ी मची हुई है कि पीटीआई अपने नुकसान की खुद जिम्मेदार है। शाजिया, आपने इसकी बात की है फवाद की। फवाद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। पहले ये जनरल मुशर्रफ के साथ, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून, फिर इधर, तो एट द एंड ऑफ द डे उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। वो जानते हैं, इंटरनली भी जानते हैं, और उनकी जो गेम है, इनको तो चाहिए था अगर इमरान के साथ खड़े थे तो आके फिर वो जब रिलीज हुए थे तो ऐसे बयानात ना देते कि मैं छोड़ कर रहा हूँ। उमर ने छोड़ा है। मैंने 3-4 दिन, मेरे ख्याल आपने भी देखा होगा, शायद आपने चलाया भी होगा, एक बड़ी तलखी हुई थी नेशनल असेंबली में जहाँ ख्वाजा साहब ने कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, वो नहीं करने चाहिए थे। उमर अयूब एक डिस्टिंग्विश्ड घर से आता है, उनके वालिद, उनके दादा प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और गौहर अयूब उनके वालिद साहब बड़े डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिशियन। तो उनके मुतालिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे नेशनल असेंबली में, दे वर अनरीजनेबल, अनकॉल्ड फॉर। तो इन द वर्ड्स ऑफ मार्गरेट थैचर, तो जब वो कहती है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप के पास कोई पॉलिटिकल बात नहीं रहती तो वो पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं। बेसिकली ये पर्सनल अटैक्स जो हैं, मे बी इसकी वजह से उनको शर्म आ गई है या उनकी गैरत आ गई है कि ही कैन नॉट स्टे इन एन असेंबली लाइक दिस। सो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है, बट उमर शुड स्टैंड बाय हिज लीडर। लेकिन ये जो पुराने लोग हैं, जो अब जिनको अब लग रहा है कि शायद फ्यूचर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, आपको लगता है खान साहब इनको वापस लेंगे? देखें जी, जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन नवाज शरीफ और बेनज़ीर को किया था मिलेनियम होटल लंदन में। तो मैंने कहा था जी कि ये जो लोग आपसे छोड़ के चले गए हैं तो आपको क्या करेंगे, तो क्या ये म्यूजिकल चेयर्स होंगी दोबारा? तो बेनज़ीर ने तो कहा नो म्यूजिकल चेयर्स। तो नवाज शरीफ ने कहा देखा जा सकता है कि जिन लोगों को फोर्सिबली जिनको हम उनको कंसिडर कर सकते हैं कि इनको वापस ले लें। बिल्कुल बात यही है। तो अब आपने देखना है कि फोर्सिबली क्या है। अब मुझे पता है कि एक बहुत बड़ी फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शी इज रेडी टू कम बैक बिकॉज वो समझती हैं कि उनको फोर्स किया गया, और एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक शी माइट रिटर्न। कई और हैं जो लोग वेट कर रहे हैं कि जहां माहौल ठीक होगा ये वापस पीटीआई में जाएंगे। देखिए, अब शाजिया ब्रिजेस जो हैं बर्न हो गए हैं, ये पुल जल गए हैं, टूट गए हैं, बिल्कुल इनको बिगाड़ दिया है। ये लोगों का कहीं सहारा ना पीपल्स पार्टी में है ना नून के अंदर है, और नून ने लेना नहीं है और पीपल्स पार्टी वो भी नहीं लेगी, क्योंकि उनके अंदर भी नाराजगी आ गई है कि आपने कुछ ऐसे लोग ले लिए। देखे ना, उनके बड़े अच्छे लोग चले गए, मैं एक का नाम भूल गया, बड़ा यार लॉयर है, वो छोड़ के चले गए। कई लोग और हैं, पीपल्स पार्टी की बात करें, लतीफ खोसा साहब जी, लतीफ खोसा, लेकिन उन्होंने तो अब ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक और लॉयर हैं जी, देखो उनका नाम मुल्तान बहालपुर के, वेरी वेरी फेमस मैन, आज उनका नाम स्लिप करा है मुझे। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि क्या ये लोग ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे। अगर ठहरेंगे तो मैं कहता हूँ लोग इनको वोट इनको देना चाहिए। जो नहीं ठहरेंगे और सिर्फ अपनी के शायद कहीं और जाके इनको वजारतें मिल जाएं, ये ना पार्टी के होंगे ना अवाम होंगे, ये इनको हम कहते हैं पैराशूटिस्ट। तो ये जो पैराशूटिस्ट हैं ये क्रैश लैंडिंग कर जाएंगे कहीं ना कहीं। सो बेसिक ये टेलिंग टाइम है इस वक्त। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कराते। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब से हुकूमत ने एपेक्स कमेटी में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF, अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी समेत कमाइली जो अमायदीन हैं इस ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों की मुखालिफत की वजह इस ऑपरेशन से जुड़े अबहाम हैं, सवालात हैं, क्योंकि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि नया ऑपरेशन कहाँ होगा, कैसे होगा। सवाल ये भी है कि अगर बड़े पैमाने पर फ़ौजी ऑपरेशन किया गया तो क्या इसके असरात होंगे। ऑपरेशन को लेकर PTI एतराज़ उठा रही है कि पार्लियामान को ब्रीफिंग दिए बगैर कोई नया एडवेंचर नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है, उजरत में फ़ैसले करने का नुकसान होगा, जिसमें हुकूमत ने जिस पर फिर मौक़िफ़ अपनाया कि एपेक्स कमेटी में सिर्फ फ़ैसला हुआ है, हुकूमत इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर आएगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। PTI के ख़दशात पर हुकूमत की तरफ से ये भी क्लियर किया गया कि इस ऑपरेशन के कोई भी सियासी मकासद नहीं हैं। ऑपरेशन पर सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात KP के हुकूमत के हैं, और ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त KP के और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। आए दिन वहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, कभी फोर्सेस को तो कभी चीनी इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है। सिक्योरिटी इशूज़ पर हालिया दिनों में चीन ने भी खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बताया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में डेरा इस्माइल खान, करक, बन्नू, टांक, लकी मरवत, कुरम, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, यहाँ पर हालात ठीक नहीं हैं। इन इलाकों में बदअमनी के ख़िलाफ़ अमन जरगों का सिलसिला भी जारी है, मगर फिर भी मकामी लोग किसी नए फ़ौजी ऑपरेशन के हक़ में नहीं हैं। सवाल ये है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिस पर मकामी आबादी ऑपरेशन से खौफज़दा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात फिर कैसे दूर हो सकते हैं, उनको एतमाद में लिए बग़ैर भी क्या ऑपरेशन करना ज़रूरी है। अगर फोर्सेस को मकामी आबादी की सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग के नताइज क्या से बरामद होंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह वाज़ेह किया कि TTP के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने सख्त बयान दिया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में अगर पाकिस्तान को सरहद पार भी कार्रवाई करना पड़ी तो करेंगे, यानी अफ़गानिस्तान में TTP के दहशत गर्दों की अमाजगाहों के लिए अगर उधर भी पाकिस्तान को जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे। आज दफ्तर ख़ारजा ने भी कहा कि अफ़गानिस्तान यकीनी बनाए इस चीज़ को कि उनकी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान ये मानने से इनकारी हैं कि TTP के दहशतगर्द वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान मान नहीं रहे हैं, TTP दहशतगर्दी कर रही है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, तो पाकिस्तान फिर कैसे ये जंग जीत सकता है। पाकिस्तान ये मामलात लेकर अफ़गानिस्तान से मुतालिक होने वाले दोहा मुज़ाकरात में भी जा रहा है। सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी चैलेंजिंग है, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, यही सवालात उठाए जा रहे हैं जहाँ से भी मुखालफत हो रही है। मौलाना साहब की जमात भी मुखालफत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी इसकी मुखालफत कर रही है कि क्या हालात की संगीनी, क्या इतने संगीन हालात हैं कि जो ऑपरेशन का तकाजा करें। माजी में भी ऑपरेशन हुए हैं, सब ने सपोर्ट किया है, क्या मौजूदा हालात का इतना तकाजा है कि ऑपरेशन किया जाए? शाज़िया, बहुत मेहरबानी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ना, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये बड़ा मिसअंडरस्टूड है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, और कुछ लोग समझते भी हैं तो फिर भी वो इसके ऊपर सियासत अपने तौर पे कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये कोई ऐसा आर्म फोर्सेस की कहीं लॉन्चिंग नहीं हो रही। एक वक्त में जब ज़रबे अज़्म था करना पड़ा तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान नो गो एरियाज थे। वहाँ हकीमुल्लाह मसूद और बैतुल्लाह मसूद और बहुत से लोग, और उनके पास ऑटोमेटिक वेपन थे, रॉकेट लॉन्चर्स थे, वो आगे से फायर करते थे, कोई नोबडी कुड गो, और ना ही उधर फौज थी। तो देयरफॉर फिर फौज ने ऑपरेशन करके फेजेस में साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान को क्लियर किया और ये ऑपरेशन हुआ। आज अल्लाह का करम है पाकिस्तान में नो गो एरिया नहीं है। उस वक्त ये भी था कि कराची में भी नो गो एरियाज थे, तो इसलिए ये उस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन तो है नहीं। ये तो एक अज़म है, एक इरादा है, एक कॉन्सेप्ट है, एक तस्वर है कि हम इंशाअल्लाह पूरी कौम, देखिए एक दहशतगर्द की जो गर्दन मरोड़नी है वो तो फौज मरोड़ेगी, लेकिन जब टोटल दहशतगर्दी के कॉन्सेप्ट को डील करना है एट द लेवल ऑफ द कंट्री,
तो वो फिर सारे सियासतदान भी, सफारतकार भी, अदलिया भी, आपकी इंतजामिया भी, आपका मीडिया भी, तो एक कौमी एफर्ट होनी है। तो आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे ये इनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो ये कोई यलगार नहीं होने वाली। और ये ऑपरेशन ऑलरेडी जारी है। आपके ख्याल में अगर आपको कुछ स्लीपर सेल मिल जाए कि ये लाहौर में है या कराची में है, तो आप इंतजार करेंगे। वो ऑपरेशन फौज ऑलरेडी डिप्लॉयड है, वो कर रही है। और दूसरा ये है कि ये एक मतलब कि इसका मतलब ये है कि पहले से जारी जो कार्रवाइयां हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ये उसी का तसलसल है, उसी में मुतहरिक रहना है सिक्योरिटी फोर्सेस को। जी शादिया, बिल्कुल उसी में मुतहरिक रहना है। और दूसरा देखिए, एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये जी केपी में होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा बलूचिस्तान में। पॉइंट ये है कि जब टेररिस्ट स्ट्राइक करता है हमारी फौज पे या सिक्योरिटी एजेंसीज पे, वो केपी में करे या बलूचिस्तान में, तो डेड बॉडीज तो पूरे पाकिस्तान में आती हैं, लाहौर में आती हैं, कराची में जाती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जाती हैं, और तलागंग में अभी पीछे शहीद हुए, मैं उनके घर में भी गया। ये वो पूरे पाकिस्तान का इशू है, नॉट ओनली ऑफ कैजुअलिटीज बट आल्सो ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेंस। मुल्क के अंदर आप अगर नहीं होगा तो टूरिज्म नहीं होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ऐसे ऑपरेशन जो है वो मकामी जो आबादी होती है, वहाँ के लोग हैं, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उनकी सपोर्ट के बगैर आप इस चैलेंज से नहीं निपट सकते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मकामी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ में है, वो इसको सपोर्ट करने का अभी उनका वो इरादा भी नहीं है और उसको सपोर्ट कर भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्या उनको महसूस हो रहा है? उनके भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं इस ऑपरेशन को लेकर, उन्हें कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, कहाँ उनको रखा जाएगा, किस लेवल का ऑपरेशन है। तो आपको नहीं लगता ये जो कंसर्न्स हैं, ये जो अभाम है, सवालात हैं, इनको जल्द से जल्द क्लियर करने की ज़रूरत है? ये आप ठीक कह रही हैं कि इनको क्लियर करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर इल फाउंडेड। वहां से कोई बंदे निकाले नहीं जाएंगे। देखिए, जब नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करना था तो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हुई थी। पब्लिक तकरीबन 8-9 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे। अभी तो पाकिस्तान के अंदर कोई नो गो एरिया है ही नहीं। फौज बैठी है नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, मीरन शाह में स्टेडियम बने हुए हैं, वाटर पॉइंट्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज हैं, स्कूल्स आर्मी ने खोल दिए हैं, टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। तो अल्लाह का करम है, एक हमारा डिटर्मिनेशन है कि बहसियत कौम हम दहशतगर्दी हमें कबूल नहीं है। और आई एम श्योर सारे लोग मुहिब्बे वतन हैं। हाँ बिल्कुल जनरल साहब, काबीना की तरफ से मंजूरी तो ले ली गई है, लेकिन जो पार्टीज़ हैं, मौलाना साहब की पार्टी है, पीटीआई है, एएनपी है, जमात इस्लामी है, इनको भी एतमाद में लेना ज़रूरी है जो इस ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर हो नहीं रहा, कोई नई चीज़ है नहीं, पहले से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है, उसमें मुतहरिक रहना है, तो उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहे हैं फिर? देखिए, वो कॉन्फिडेंस में तो लेने वाले तो लेना चाहते हैं ना, लेकिन अगर आप मैं ना मानू वाले हो और आप उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हो और लोगों को मिसगाइड कर रहे हो कि ये कर दिया वो कर दिया। देखिए, लास्ट टाइम जब ये हुआ था, आपके अटैक हुआ था इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची वाले पे जून के शुरू में 2014 में, तो उसके बाद फिर फौरन ये आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ये आपने प्लान, फिर या बच्चों के ऊपर मेरे ख्याल 2016 में केपी में हुआ, तो फिर भी सब इकट्ठे हुए। 2014 में हुआ था वो। 2014 में तो सारी पार्टियां इकट्ठी बैठी और उसके अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत भी थी, उसके अंदर आर्मी की क़यादत भी थी और 20 पॉइंट थे और उन पॉइंट पे अमल हुआ तो ये दहशतगर्दी की कमर टूटी। एब्सोल्युटली दरमियान में गैप था बिल्कुल। अभी जो सिचुएशन रीजनल बदलती जा रही है, तो मेरे ख्याल में दुश्मन जो है ना, उसकी चालों को हमें समझना चाहिए। अपनी जाती जो पर्सनल हमारी सियासत है, खुदा के लिए इसको बालाए ताक रख के रियासती मफादात के ऊपर हम सौदा ना करें। ये टोटल मिसगाइड किया जा रहा है। हर वो काम जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकती है फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, तो हुकूमत को कर रही है। जब हम ये जानते हैं कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी अफगानिस्तान की जमीन सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, अफगान तालिबान इसको मानने से क्यों इनकारी है? देखिए, अफगान तालिबान जो है उनका एक डायलेमा ये है कि जब ये अमेरिकन और नेटो चला गया तो अफगान तालिबान को ना सिर्फ ये कि किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया सफारती, जो कि गलती थी, मैं ये समझता हूँ कि सबको जब एक मुआहिदा हुआ
और उसके तहत आपने उनको उनका मुल्क हवाले किया जो उनका राइट बनता था, तो फिर हम सबको उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा जोशीला बयान दिया कि सरहद पार भी जाकर कार्रवाई करना पड़ी तो हम करेंगे। ये पॉसिबल है कि कहीं किसी के मुल्क में जाकर दहशतगर्द बैठा हो और उसको मारना, और जब अब वहाँ के लोग ये इनकारी हों कि भाई यहाँ से तो हो ही नहीं रही है, ये सिर्फ बयान है या इसको हो भी सकता है ऐसे? नहीं, देखिए, असूली तौर के ऊपर तो हम यूएन के चार्टर पे बिलीव करते हैं और उसके अंदर सरहदों की एक सैंक्टिटी है और उसको हम क्रॉस नहीं, और नॉट टू स्पीक ऑफ अपने जो एक फ्रेंडली कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान के साथ हमारे हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, तो वो ऐसी बात नहीं है। आई एम श्योर कि ये चीजें सफारती सतह के ऊपर और पॉलिटिकली आप उनके साथ इंटरैक्ट करके इन चीजों को, गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड के अफगानिस्तान के हमारे भाई आधे बलोच पश्तून उधर हैं, उससे ज्यादा हमारे पास हैं, और हमारा आना जाना वो लैंड लॉक कंट्री है, आपके थ्रू सारा ट्रांजिट ट्रेड होती है, हर चीज है। तो मेरे ख्याल में ये गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, तो इसको फिर उसका जवाब देना चाहिए ना अफगानिस्तान की तालिबान की जो हुकूमत है। हमारी तो गुड विशेस उनके साथ हैं, वो उनका अपना मुल्क जो मर्जी है वो वहाँ। एक और बात, ये इस बात को भी यकीनी बनाना है और ये एहसास दिलाना है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ सियासी जमातों के कि इस ऑपरेशन के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, सियासी मकासद नहीं है। या ऑफ कोर्स, देखिए, ये मकासद सिर्फ यही है कि मुल्क के अंदर जब टेररिज्म की एक्टिविटी होती है तो ना सिर्फ ये कि हमारी बड़ी कीमती जानें, हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स, ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, वो लोग शहीद होते हैं और वो जाने जाती हैं, बल्कि आपके अंदर अनरेस्ट जब होता है तो आपका इन्वेस्टर नहीं आता, आपकी इकोनॉमी अफेक्ट होती है। अभी सी पैक के ऊपर जो अटैक हुए हैं तो उससे चाइनीज जो थे उनका एक अपनी रिजर्वेशन थी, तो उनका मुद्दा जो अटैकर है उनका यही है कि सी पैक को ना चलने दो क्योंकि इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बदल जाएगी। तो इसलिए ये बिल्कुल सियासी नहीं है, अपने तौर के ऊपर ये एक गेम प्लान है, रीजनल भी और बैनुल अक़वामी भी, जिसके ऊपर इनके ऊपर मेरी यही अपील होगी सारी पार्टियों से, कतई नजर इसके कि हुकूमत में कौन और बात कौन है, कि खुदा के लिए इन चीज़ों पे डिफरेंस ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर अमरीकी कांग्रेस में मंजूर होने वाली करारदाद पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। 2 रोज़ पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भारी अक्सरियत से मंजूर होने वाली करारदाद के हक़ में 368 वोट, जबकि मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। करारदाद में पाकिस्तानी इलेक्शन में मदाखलत और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है। करारदाद में इलेक्शन के दौरान उम्मीदवारों और वोटर्स को हिरासा करने, गिरफ्तारियों, इंटरनेट की बंदिश, इन सब मामलात पर कंसर्न शो किया गया है, इनको कंडेम किया गया है। अमरीकी करारदाद में ये जोर दिया गया है कि पाकिस्तान जमहूरी इंतखाबी इदारों, इंसानी और सियासी हुकूक और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। अब पाकिस्तान की तरफ से अमरीकी कांग्रेस की इस करारदाद को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया जा रहा है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि अमरीकी नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के दाखिली मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत है। मैं बात करूँगी, इस पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन DC से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम आपका। खुरम, पाकिस्तान में तो इस पर डिस्कशन भी हो रही है और कहा जा रहा है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि रिपब्लिकन के 187 डेमोक्रेट्स की तरफ से भी वोट पड़ते हैं तो ये इसकी इम्पोर्टेंस लगती तो है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इतनी बड़ी मेजॉरिटी में इसका पास होना, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देयर आर मैनी इम्प्लीकेशंस, जो आपने मेंशन किया कि दोनों इट्स बाई पार्टीशन, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ने मिलकर उसके ऊपर वोट डाला। लेकिन जो अहम चीज़ है इसमें, इसके पीछे भारत की मौजूदगी, जो रिचर्ड मिकॉर्मिक जो जॉर्जिया के डिस्ट्रिक्ट 6 के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं, वो इंडियन कॉकस का हिस्सा हैं।
जिसका मतलब ये हुआ कि वो इंडिया के मुफाद को कांग्रेस और सेनेट में प्रोटेक्ट करते हैं और इंडिया के इंटरेस्ट में जो चीज़ होती है वो उसको प्रमोट करेंगे कांग्रेस और सेनेट में। तो उस हवाले से इसका आना यकीनन ये एक डेट है, ये एक पहला उन्होंने एक चीज़ फेंकी है, जिसके बाद सबसीक्वेंट वो स्टेप्स लेंगे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए। कोई भी अगर आप माजी में भी देखते हैं, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे उससे पहले भी, उसके बाद में भी अब जो पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लगी थी, तो इस तरह के जो बिल्स थे वो एक आप समझ सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं फाइनल कंक्लूजन, जो फाइनल पाबंदियाँ लगती हैं उस तक पहुंचने के लिए। अब इसके ऊपर अगर आप तो इसका मतलब है कि इसकी इम्प्लीकेशंस में ये चीज़ हो सकती है कि पाकिस्तान को जो कर्ज देने के मामलात हैं इसको इससे नथी कर दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसे आपने माजी में देखा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की गई, वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ जो मामला थे उसको भी उस ग्रे लिस्ट के साथ मशरूत करने की कोशिश की गई। तो इस तरह के जो बिल एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो कि इंडियन कॉकस का हिस्सा है, अगर वो बिल लेके आ रहा है तो डेफिनेटली दे हैव डन देयर होमवर्क कि इसको कहाँ पे लेके जाना है। जो दूसरा इसमें जो नुक्ता है वो है एक पाकिस्तानी तंजीम है यहाँ पे जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को किसी ज़माने में वॉच किया करती थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है उसको वाशिंगटन में प्रमोट करती थी। अब वो भी इस बिल के पीछे खड़ी है और वो भी इसी तरह से जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जो इलेक्शन है उसके ऊपर जो है वो कांग्रेशनल हियरिंग लेके आना और इस तरह के जो वाक़यात, अब वो भी इनके साथ अलाइन हो गई है। जो तीसरी अहम चीज़ है, जो मिक जो रिचर्ड मिक जो कांग्रेस में जो इसको बिल लेके आए हैं, 2023 में वो इलेक्ट हुए थे, वो खुद भी डॉक्टर हैं और जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ यहाँ पर व्यवस्था है और ख़ासतौर पे अपना एक बड़ी तंजीम है उसके भी काफ़ी डॉक्टर, तो उनके साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो उस हवाले से खुर्रम, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रॉन्ग लॉबिंग से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतना इन्वेस्ट किया है तहरीक इंसाफ ने, इतना इन्वेस्ट कर दिया है, इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग बना ली है कि उसका नतीजा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ज़ाहिर इंटरेस्ट है ना कि यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस हो और हमारे जो इंतखाबात में मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस हो, तो वाया अमेरिका क्यों ना ये प्रेशर दिलवाया जाए। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या वाकई हम कह सकते हैं कि PTI की स्ट्रॉन्ग लॉबिंग भी है ये बिल्कुल, ये इसके पीछे जो बैकबोन है वो PTI की लॉबिंग एफर्ट्स हैं। ये जो मैंने पाक पैक का नाम लिया इसके बारे में भी, उसके बाद ये जो आपकी जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो मोस्टली उनकी जो एफिलिएशन है वो भी इसके साथ है, PTI के साथ है, तो उन्हीं की तरफ से फाइनेंसिंग, कोई भी मूवमेंट जो कांग्रेस और सेनेट में जाती है बगैर फंडिंग के मुमकिन ही नहीं है। तो पिछले साल जो इन्होंने कांग्रेशनल हियरिंग रखी, इस साल भी जो इन्होंने कांग्रेशनल एक एफर्ट की और उसके बाद अब ये बिल पेश हुआ है, तो उसके पीछे PTI के जो यहाँ पे जो हमायत याफ्ता जो मुख्तलिफ खासतौर पर उनमें डॉक्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में शामिल हैं, उनकी तरफ से काफ़ी जो है इस वक्त इसको जो मनी और जो फ्यूल है उनकी तरफ से आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस एफर्ट का पाकिस्तान को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आप कोई तंजीम हो, जैसे मुख्तलिफ यहाँ पे तंजीमें बनी हुई हैं, वो तंजीमें अगर पाकिस्तान के मुफाद में, जैसे अगर ये रिचर्ड मिक जो हैं वो इंडियन कॉकस का हिस्सा है, वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो इंडिया के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी तंजीमें हैं उनको पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। और अब ये जो बाई पार्टीशन एफर्ट है, इट इज़ वेरी डेंजरस कि आपके दोनों पार्टीज जो रिपब्लिकन दोनों अब पाकिस्तान के इस नुक्ते के बारे में मुत्तफिक हो गई हैं, डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिकन भी। ये एक अलार्मिंग बात है। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद हमारे साथ है वाशिंगटन से। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दे, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।